Hello everyone, बच्चा पार्टी. My name is कार्तिकेय पांडे and I've done my BTech from IIT BHU. बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में रे ऑप्टिक्स की लेक्चर नंबर 6 में पोजीशन ऑफ इमेजेस के वेरिएशंस देखे थे. उसके पहले फील्ड ऑफ व्यू देखा था और फिर पोजीशन ऑफ इमेज देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था दो मिरर्स थे जो कि एक दूसरे के पैरेलल थे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रही थी. फिर उन इमेजेस की पोजीशन भी पूछ सकता था क्वेश्चन में. तब मैंने आपको बताया था कि जो एक इमेज बन रही है वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही थी दूसरे वाले के लिए. ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहे थे. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अच्छे वेरिएशंस कवर करेंगे. ठीक है, आज हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशंस देखने वाले हैं. आज मैं शुरुआत से ही आपको टफ केस लेता हूं, एकदम शुरुआत से और टफ केस लेता हूं अच्छा सा. ठीक है, अभी क्या किया हुआ है थोड़ा ध्यान से देखेंगे. अभी आपको दो मिरर्स दिए हुए हैं, लेट अस सपोज ऐसे कुछ, और वो दोनों मिरर्स एक दूसरे से इंक्लाइंड है. ठीक है, और आज आपको बताना है नंबर ऑफ इमेज. क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ, नो डाउट यही हेडिंग मैंने कल भी डाल दी थी, लेकिन ठीक है, कल हम लोगों ने पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करी थी एक्चुअल में. आज हम लोग नंबर ऑफ इमेज के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लियरिटी आएगी. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, हियर समवेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट. ठीक है, एंड लेट अस सपोज उस ऑब्जेक्ट का जो एंगल है अलग अलग मिरर से, मिरर नंबर M1, मिरर नंबर M2, मिरर नंबर M1 से उसका एंगल है लेट अस सपोज जो भी आपको लेना हो, अल्फा ले लो, और मिरर नंबर 2 से बीटा ले लो, और टोटल एंगल आपको दिया हुआ है लेट अस सपोज टोटल एंगल दैट इज थीटा. दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है. हो सकता है इस पेन से दिखाई ना दे रहा हो तो अब दिखाई दे रहा होगा. इन दोनों मिरर्स के बीच का टोटल एंगल कितना है? थीटा है. और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इस पॉइंट से, वो इस मिरर से अल्फा बना रही है और इस मिरर से बीटा एंगल बना रही है. ठीक है, अब आपसे पूछ रहा होगा कि कितनी नंबर ऑफ इमेज इस ऑब्जेक्ट की देखने को मिल रही होंगी इन दोनों मिरर्स में. ठीक है, तो नो डाउट हम इमेज रे डायग्राम बनाएंगे और उससे करेंगे चीज़ों को सॉल्व, अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे. अब तो लंबा चलेगा, लेकिन पहले अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ ऐसे फॉर्मूले जनरेट कर लेते हैं या बना लेते हैं जिनसे हमें इस बात का आइडिया लगे कि जल्दी से जल्दी कैसे आंसर निकालते हैं. तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा. आप सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधा फाइंड करिए 360 बाई थीटा कितना है. मान लीजिए 360 बाई थीटा आ रहा है n. क्या आ रहा है? 360 बाई थीटा n. एंड इफ n इज इवन नंबर, यदि n आपका इवन नंबर है तो बिना कुछ सोचे बोल दीजिए नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू n-1. ये -1 क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर बाद. तो नंबर ऑफ इमेज क्या कर दीजिए? n-1. कोई चिंता का विषय ना. आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ n की वैल्यू आई है ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर, तो फिर यहाँ पे दो चीज़ें चेक कर लीजिए. इफ n इज ऑड नंबर तो यहाँ पे दो चीज़ें चेक कर लीजिए. क्या चेक कर लीजिए? पहला, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है या नहीं है. यदि अल्फा और बीटा बराबर है, मतलब एकदम बीचों बीच रखा हुआ है, तो उस कंडीशन पे बिना किसी टेंशन के बोलिए नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू n-1. और यदि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, मतलब बाई सेक्टर पे नहीं रखा है, बीचों बीच नहीं रखा है, तो उस कंडीशन में बोलिए नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू n. लेकिन बच्चा आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सब बातें तब हो रही हैं जब n इज ऑड नंबर है. यदि n इवन नंबर होता तो फिर मैं अल्फा बीटा इक्वल है नहीं है, क्या है कैसा है, मैं चेक करने भी ना जाता, मैं सीधा आंसर लिखता n-1. अच्छा, और यदि कभी ऐसा हो कि इफ 360 बाई थीटा सॉल्व करने पे n आ ही नहीं रहा है, 360 बाई थीटा सॉल्व करने पे n आ ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा फिर आपको काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इमेज. क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा मैनुअली. डायग्राम बनाना पड़ेगा. रे डायग्राम बनाइए.
क्या बनाइए, रे डायग्राम बनाइए, ठीक है ना, और रे डायग्राम बना करके काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ इमेज तब। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में तो नहीं आने वाला, मुझे इतना तो कन्फर्म है। कभी ऐसा केस मैंने देखा भी नहीं है जहाँ पे आए, और जनरली आता भी नहीं है, लेकिन ऐसा तो आपको हरदम देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ना समझेंगे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बाद में इसको प्रूफ भी करेंगे। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, ये दो मिरर्स हैं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ इमेज आप बनाएंगे। तो हम सब जानते हैं 360/30 हो जाएगा 12, 12 एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज आ गया 12 - 1 दैट इज n-1। 11 इमेजेस आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 11 इमेज आनी चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि 11 इमेज आएंगे नहीं आएंगे, अभी कुछ देर बाद देख लेंगे अपन, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, मान लीजिए दूसरा केस ले लेता हूँ। ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल समवेयर इन मिरर से कुछ दूरी पे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है बच्चे। मिरर नंबर M1 है, मिरर नंबर M2 है, ये x है और ये y है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, लेट अस सपोज। देखते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, 360/90 दैट इज 4, तो नंबर ऑफ इमेज आ गया 4 - 1 दैट इज 3। चलिए इसको हम रे डायग्राम से प्रूफ करते हैं। पहले इजी केस को रे डायग्राम से प्रूफ करते हैं, टफ केस में अपन इसके बाद जंप करेंगे, ठीक है। पहले इजी केस को अपन रे डायग्राम से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा रे डायग्राम से सॉल्व होकर के आता भी है या नहीं आता है। पहले एक मोमेंट के लिए सोचिए, इस पर्टिकुलर मिरर की वजह से कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी लाइक दिस, यहां पे बनेगी। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज। तो मिरर नंबर M2 के नीचे, तो I2 नाम बोल दिया, कितनी दूरी पे, x की दूरी पे। बहुत अच्छे, सिंपल था, हो गया हमारा, कोई चिंता का विषय नॉट एट ऑल, बहुत अच्छे, क्लियर हो गया। नाउ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। अब सोचो, अभी मैं और आगे बढ़ूंगा, टेंशन मत लेना। अब यदि मिरर नंबर M1 की बात की जाए, तो मिरर नंबर M1 के नीचे y डिस्टेंस की दूरी पे ऑब्जेक्ट दिख रहा, तो y डिस्टेंस की दूरी पे इमेज बन गया, हमने इसे नाम दे दिया I1, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे ध्यान से यदि देखो तो मैंने कभी आपको बताया था, कुछ ऐसा बताया था आप लोगों को मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, कि अभी भी इस मिरर के प्लेन के, ये मिरर भले यहाँ तक है लेकिन मिरर के प्लेन के तो सामने है ना ये इमेज, मतलब ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस मिरर के लिए। लास्ट क्लास में सिखाया था कि कैसे एक इमेज एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। बाय द वे टेंशन ना लो, रे डायग्राम से भी समझा दूंगा, अभी टेंशन ना लो बोल देता, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस वाले मिरर के लिए, और कहीं ना कहीं इसका भी इमेज फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा हमें। सो इफ दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ x, then its image is going to be formed at distance x somewhere here like this, and let us suppose इसे हम नाम दे रहे हैं I12। क्या नाम दिया? I12। क्यों नाम दिया? I1 की वजह से मिरर नंबर 2 के नीचे बन रही है, इसलिए क्या नाम दिया? I12, ठीक है। अभी टेंशन ना लो, रे डायग्राम से समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। I2 के बारे में यदि बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखो, नो डाउट I2 अभी भी M2 के पीछे है, लेकिन मिरर नंबर M1 के प्लेन के तो आगे है ना। ध्यान से देखो, मिरर नंबर M1 के प्लेन के आगे है, तो ये I2 एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस मिरर नंबर M1 के लिए, और वो भी अपना इमेज फॉर्मेशन कराएगा। सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ y, देन इमेज विल आल्सो बी एट डिस्टेंस ऑफ y समवेयर हियर लाइक दिस I21। I21 क्यों नाम दिया? क्योंकि ब्रो 2 के चलते 1 के ऊपर है, ठीक है, मतलब 1 मिरर नंबर M1 के नीचे, मतलब ऊपर है, इसलिए ऐसा। नाउ अब नंबर ऑफ इमेज काउंट करने की बारी आती है। चलिए काउंट करते हैं एक एक करके। पहला इमेज, चलना पे तो ऊपर, हाँ, पहला इमेज ध्यान से देखो आपका I2, दूसरा इमेज I1, 2 इमेज हो गए, और ये तीसरा इमेज I3। अब सुनो, चाहे वहां पे 10 इमेज रख दो, एक पॉइंट के ऊपर चाहे 10 बार पॉइंट लगा दो, वो काउंट तो एक ही पॉइंट होगा ना बेटा। सीधा सा लॉजिक है, जो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जा रही हैं, दोज आर गोइंग टू बी काउंटेड एज सिंगल इमेज।
तो भले वहाँ पे दो इमेज फॉर्म हुई थी लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गई, जिस वजह से हम उन्हें एज अ सिंगल इमेज काउंट करेंगे। कैसा काउंट करेंगे? एज अ सिंगल इमेज काउंट करेंगे। इसीलिए सॉल्व करने में तो 4 आती लेकिन वो काउंट 1 मतलब 2 जो थी ना वो काउंट एक सिंगल इमेज होती, इसी वजह से मुझे -1 करना पड़ा। इसीलिए 4 में से 1 माइनस करना पड़ा और 3 हमारा करेक्ट आंसर आया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी आपको एक आइडिया लगना चालू हो गया होगा कि हम वो -1 क्यों कर रहे हैं। हम -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लास्ट की जो दोनों इमेज, पॉसिबिलिटी क्या यहाँ तो हो ही रहा है, ये जो लास्ट की दोनों इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हों, और यदि एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही होंगे तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि उस कंडीशन पे आपको कितनी इमेजेस दिखाई देंगी? वो 2 काउंट नहीं होंगी, एक सिंगल इमेज काउंट होगी। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, और ये सारी इमेजेस किस में लाई कर रही हैं? तो याद रखिएगा, ऑल इमेजेस आर लाइंग ऑन अ सर्कल। ये सब किस में लाई कर रही है बच्चे? सर्कल में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सारी इमेजेस किस लैमिना में लाई कर रही हैं, मतलब उस हाइपोथेटिकल लैमिना का शेप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, सर्कल, क्या कैसा? तो याद रखिएगा, ऑल इमेजेस आर लाइंग ऑन सर्कल। ठीक है, आप यदि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाइए तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाएंगे तो आपकी इमेजेस ऐसे बनना। यदि मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होता, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, मान लो आपका ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस वाली पेन से बना रहा हूँ, यहाँ होता तो उस कंडीशन में ये इमेज यहाँ आती, एक इमेज यहाँ आती और एक इमेज यहाँ आती। समझ में आया कि नहीं आया? लाइक दिस। लेकिन रहते सब कहाँ? सर्कल पे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी यदि इमेज का लैमिना पूछे कि इमेजेस किस लैमिना के ऊपर लाई करेंगे, या कर्व पूछे कि भैया किस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, तो याद रखिएगा सर्कल ऑलवेज बोलिएगा। तो कहीं पे अच्छे से नोट मार लीजिए, ऑल इमेजेस विल लाई ऑन सर्कल। एंड दूसरी नोट ये मारिएगा, वी विल काउंट 2 इमेजेस एज अ सिंगल इमेज बिकॉज दोज 2 इमेजेस आर सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर, सो दे विल बी काउंटेड एज सिंगल इमेज। दैट्स वाई वी सब्ट्रैक्ट 1 इमेज। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हम लोग एक इमेज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 4 में से 1 माइनस जाके 3 ही बचता है। क्लियर हुआ क्या? अब बात आती है कि भैया आप मुझे ना, ये तो आपने समझाया लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो ये इमेज बनी थी वो ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए कैसे काम कर दी थी, या फिर जो ये इमेज बनी थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम कर दी थी। वो तो आपने पिछली क्लास में ऐसा बोला था इसलिए हमने सुन लिया था। हाँ, नो डाउट, वहाँ तो आपने रे डायग्राम से दिखाया था कि ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही है, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही है। यहाँ भी दिखाओ, यहाँ भी रे डायग्राम से समझाने की कोशिश करो हाउ थिंग्स आर वर्किंग, तो थोड़ा आइडिया लगे। मैंने कहा देख भाई, चलो इमेज रे डायग्राम से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए 2 मिरर हैं, ठीक है, ध्यान से मान लो ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेज निकली, एक सेकंड ना, ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकली और लेट अस सपोज रिफ्लेक्ट होके चली गई लाइक दिस, ठीक है। इन दोनों को मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मुझे इमेज बन गया I2, क्योंकि मेरा नंबर M2 था, याद आ गया क्या? ये देखिए ना, I का मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया I2, ठीक है ना, बंद हो गया। अब जब इस मिरर से पूछा हमने कि भाई ये बताओ तुमको ये रेस कहाँ से आती हुई दिख रही हैं, तो वो तो यही बोलेगा ना कि हे बाबा मेरे को ये रेस कहीं ना कहीं यहाँ से आती हुई दिख रही हैं। मतलब इस मिरर के लिए इस इमेज ने एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दिया। अब ये वाली रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी लाइक दिस, और यदि हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, यदि एक मोमेंट के लिए भी इनको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे एक्सटेंड करते ही ये वाली रेज कहीं यहाँ मिलेंगी लाइक दिस, और हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ से इस वाली लाइन से, मतलब प्लेन वाली लाइन से, मिरर प्लेन से, यदि ये हमारा x हाइट पे था तो इमेज भी हमारा कितने बन जाएगा, x डिस्टेंस पे बन जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो जो ये ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनी थी उसने एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दिया इस वाले मिरर के लिए, इस वजह से यहाँ इमेज फॉर्म होती हुई दिखी। अच्छा, सेम तरीके से आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर सर ये वाली इमेज जो बनी थी उसके लिए कैसे ऑब्जेक्ट की तरह काम की होगी? मैंने कहा देख भाई, फिर नया डायग्राम बना ले लाइक दिस। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मतलब जहाँ भी था ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली 2 रेस कंसीडर करो। चलो, एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को।
ठीक है। इन दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ इमेज बन जाएगी। चलो बन गई। ये y डिस्टेंस था तो ये भी y डिस्टेंस की दूरी भी बन गई। बहुत अच्छे। अब यदि मैं इस पर्टिकुलर मिरर से पूछूं कि भाई ये बताओ ये दोनों रेस तुम्हें कहाँ से आती हुई दिख रही हैं, तो वो तो यही कहेगा ना कि भाई ये दोनों रेस मेरे को यहाँ से आती हुई दिख रही हैं। मतलब इस इमेज ने एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दिया उस वाले मिरर के लिए। ये वाला रे ऐसे गया, जो भी है आपका, लाइक दिस। जब इन दोनों को हम पीछे एक्सटेंड किए तो यदि ध्यान से देखो तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज बन रही है इस मिरर के जस्ट सामने। सो इफ दिस डिस्टेंस इज x, सो दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी x। मतलब जो भी x y z, समझ में आया कि नहीं है, वो मेरे को सीन नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है। मैंने इसको x मान लिया था, ये एक्चुअली y था, ठीक है ना। सो ध्यान से देखो तो इसने जब एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम किया तो भी यही इमेज बनाया, जब उसने ऑब्जेक्ट की तरह काम किया तो भी वही इमेज बनाया। इसी वजह से दोनों की इमेज यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करी और हम उन्हें सिंगल इमेज काउंट किया, ठीक है। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। इतना अच्छे से आप बुक्स में भी ओपन करेंगे तो बुक्स में भी कई अच्छे बुक्स में भी आपको इतने अच्छे डायग्राम्स नहीं क्लियर होते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम क्लियर करा दिए हैं हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट। ओके, कैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज 4 ना काउंट करके 3 काउंट कर रहे हैं और हम उसको फॉर्मूले से भी प्रूव किए, हम उसको रे डायग्राम से भी प्रूव किए। और एक और तरीका हमारा अभी वो वाला था डायगोनल, याद आया क्या, जिंग 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 जिंग, समझ गया? तो वो वाला अपन लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग 3 मेथड से करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे से बनाएं। इसमें लिखिएगा कि भाई I2 इज वर्किंग एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर नंबर M1, जिसकी वजह से इमेज बन रही है I21। और इस केस में क्या लिखेंगे, इमेज I1 is working as object for mirror number M2, that's why image is formed I12। कौन सी इमेज बनी है, I12। नो डाउट दोनों सुपर इम्पोज कर रही हैं, इस वजह से हम उनको सिंगल इमेज काउंट करने वाले, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन आई होप कि आपको आइडिया तो लग गया कि एक्चुअल में इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो सारी इमेजेस सर्किल लाई कर रही हैं और कैसे हम वहाँ पे -1 कर रहे हैं, क्यों -1 कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखो मैं तो कहूँगा ये फॉर्मूला माइंड में रखो। जो बच्चे नीट और जेईई मेन की तैयारी करते हैं उनको तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि भाई तुमको ये फॉर्मूला माइंड में रखना चाहिए, इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक। लेकिन फार्मूले के साथ यदि हो सकता है तो थोड़ा ये भी याद रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सर्कल में होता है, ठीक है ना, फिर ऐसा क्यों होता है, मतलब ये जानो कि भैया जो इमेज बनी थी वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है दूसरी सरफेस के लिए, इस वजह से ऐसा हो रहा है, फिर हम वहाँ -1 क्यों कर रहे हैं ये समझो। लेकिन जो जेईई एडवांस वाले बच्चे होते हैं उनको तो याद रखना चाहिए कि रे डायग्राम ही सबसे मेन है उनके लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा होता है कि उनको दूसरी चीज़ें हेल्प नहीं करेंगे, ओनली रे डायग्राम ही हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अलग अलग तरीके की जो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है उसके हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए। सबको सेम तरीके से प्रिपेयर करने पे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये बात समझो। नीट वालों को रिजल्ट माइंड में रखना चाहिए और जेईई एडवांस वालों को कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से, लेकिन नीट वालों को भी कॉन्सेप्ट लिटिल बिट तो आना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि एग्जाम हॉल में कुछ भी आ गया, ऐसे ही बोल दिया कि वी काउंट देम एज सिंगल इमेज, 4 रीज़न लिख दिया, वहाँ तुम ब्लैंक हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम तो बस फॉर्मूला रट के आए थे कि भैया n-1 होता है। तो इसलिए फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना, बस फार्मूले के साथ साथ थोड़ा बहुत आपके मन में आइडियाज़ भी होने चाहिए। नो डाउट फार्मूले पे ज़्यादा आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि आपको कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन निकालने हैं, आपको स्पीड बिल्ड करनी है, आपको फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलते हैं, आप सीधा लगाते हो और आगे बढ़ जाते हो, लेकिन मात्र वही करना है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अपन लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं और उनको डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा क्लियरिटी आएगी। ओके, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब मैं केस को टफ किए दे रहा हूं जानबूझ के। एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा मिरर है, ठीक है। लेट अस सपोज यहां पे मेरा कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ लाइक दिस, ये हमारे मिरर्स हैं, ठीक है। इन मिरर्स को नाम दे दिया M1 M2, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन अल्फा बना रही है, ये लाइन बीटा बना रही है, ठीक है।
हमें टोटल नंबर ऑफ इमेज काउंट करना है। तो देखो मैं एकदम अब इस बार फास्ट लिखूंगा क्योंकि मैंने रे डायग्राम पिछली बार बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो इसलिए मैं अपनी एनर्जी अब किल नहीं करूंगा। अब आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कौन किसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, कौन सी इमेज किसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, कहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो एकदम फास्ट लिखूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहाँ बनेगा लाइक दिस। ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन की यदि बात करेंगे तो ये लाइन कितना एंगल बना रही होगी, क्योंकि ये बीटा एंगल बना रही है तो ये भी बीटा एंगल बनाएगी। तो मिरर नंबर M1 के नीचे है इमेज, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया I1। तो मुझे पता चल गया M1 और M2 लिखे ले रहा हूँ, तो M1 के नीचे पहली इमेज कितने पे एंगल पे बनी है, बीटा एंगल पे बनी है। ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ ध्यान से, अब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज M2 के नीचे यहाँ बनेगा। सो ये वाला एंगल भी हमको देख के क्लियर है कि ये एंगल अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट का एंगल वैसा ही इमेज का एंगल। तो उस लॉजिक के हिसाब से M2 के नीचे पहली इमेज कितने एंगल बनी है, अल्फा पे। ठीक है, अब रुक जाओ, अब फिर रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस समझाऊंगा। ये जो इमेज I1 बनी है, नो डाउट ये मिरर नंबर M1 के पीछे है, लेकिन मिरर नंबर M2 के प्लेन के तो अभी भी आगे है ना बेटा, M2 के प्लेन के तो अभी भी आगे है। तो जब M2 के प्लेन के अभी भी आगे है तो कहीं ना कहीं उस I1 का, ये जो इमेज I1 है, इसने ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दिया M2 के लिए, और उसका इमेज कहीं यहाँ बन रहा होगा लाइक दिस, समवेयर हियर लाइक दिस, यहाँ पे बन रहा होगा जस्ट नीचे। तो ये वाले एंगल की जब बात करने जाएंगे कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, सोचो। इस मिरर से इसका एंगल कितना है, बीटा प्लस अल्फा, दैट इज 2 बीटा प्लस अल्फा। तो ये एंगल भी आ जाएगा हमारा 2 बीटा प्लस अल्फा। एक सेकंड ना, 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा सेम टाइम पे अब ध्यान से देखो, सेम टाइम पे फिर से देखो, ये जो तुम्हारी इमेज इधर I2 बनी थी, ये I2 नो डाउट M2 के पीछे है, लेकिन ये अभी भी एक तरह से देखा जाए तो मिरर नंबर M1 के प्लेन के तो आगे है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, लाइक दिस, यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो वो निकालने के लिए देखो, ध्यान से देखो, I2 कितना एंगल बना रही है M1 से, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा। तो जितना एंगल ये मिरर से बना रहा है उतना एंगल उसकी इमेज बनाएगी, 2 अल्फा प्लस बीटा। आपको शायद तक लास्ट क्लास याद आ रही होगी कि हर बार अल्फा प्लस बीटा बढ़ता जा रहा, बस ऐसे ही ढेर सारी इमेजेस जाती जाएंगी। और ये सारी इमेज किस में लाई करने वाली है, नो डाउट ऑल इमेजेस आर गोइंग टू लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, सारी इमेज सर्कल में लाई करने वाली है, ऑल इमेजेस विल लाई ऑन सर्कल। अब सुनो, इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। जो नीट वाले बच्चे हैं उनको मैं अभी जो लिखने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जो जेई वाले बच्चे हैं उनको ये समझना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतना इजीली मैंने पहले ही रे डायग्राम समझाया है कि समझ में सबको आना चाहिए और कॉपी में सबके होना चाहिए। तो किया क्या, मैंने समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि जो, ध्यान से देखो, पहले फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। ऑब्जेक्ट मिरर नंबर M2 के नीचे इमेज I2, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा। ऑब्जेक्ट मिरर नंबर M1 के नीचे इमेज I1, ये एंगल बीटा, तो ये भी एंगल बीटा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जो इमेज I1 है वो मिरर नंबर M1 के पीछे है, लेकिन अभी भी M2 के तो आगे है। तो वो M2 के यदि आगे है तो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और उसका इमेज उसके जस्ट सामने बनेगा। तो इस I1 का एंगल M2 मिरर के साथ कितना है, दिस बीटा प्लस अल्फा, तो 2 बीटा प्लस अल्फा, इसीलिए 2 बीटा प्लस अल्फा में इमेज हो गया। नाउ ध्यान से आगे बढ़ते हैं। I2 जो है नो डाउट M2 के नीचे है, M2 के ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगी, लेकिन अभी भी M1 के तो आगे है, तो M1 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे उसकी इमेज मिरर नंबर M1 से। क्लियर हुआ क्या? तो मिरर नंबर M1 से इसका एंगल कितना था, दैट वाज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा। तो उसकी इमेज बन गई 2 अल्फा प्लस बीटा पे। ठीक है, मतलब मुझे एक बात समझ में आना स्टार्ट हो गया कि इस बीटा पे जुड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, इस बीटा पे जुड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये इमेज एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी M2 के लिए और बना देगी इमेज 2 बीटा प्लस अल्फा पे। बनाया क्या 2 बीटा प्लस अल्फा पे? यस। फिर इस अल्फा में अल्फा प्लस बीटा जुड़ेगा और इमेज बना देगी 2 अल्फा प्लस बीटा पे। बनाया क्या? यस। फिर इसमें फर्दर अल्फा प्लस बीटा जुड़ेगा तो बनाएगी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा पे। इस पे फर्दर जुड़ेगा तो ये बनाएगी 3 बीटा प्लस 2 अल्फा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी में
कभी भी जल्दीबाजी कितने भी हो जाए, ये बात ध्यान रखिएगा कि बीटा में अल्फा प्लस बीटा जोड़ के उसी के नीचे मत लिखिएगा, क्योंकि इसने इस इमेज ने एज अ ऑब्जेक्ट की तरह सामने वाले मिरर के लिए काम किया ना, तो उसके नीचे इमेज फॉर्म होगा। फिर अल्फा में कभी भी अल्फा प्लस बीटा जोड़ के उसी के नीचे मत लिखिएगा, इधर लिखिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा बढ़ते गए और मान लीजिए ये एंगल हो गया θ1 और ये एंगल आ गया θ2, तो ध्यान रखिएगा कि ये θ1 की वैल्यू 180 डिग्री से कम होनी चाहिए और इस θ2 की वैल्यू भी 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों बोला, आप सुनो। क्योंकि यदि एंगल बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि ये वैल्यू 180 से ज़्यादा आ रही है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो इमेज बन रही है वो दूसरे वाले मिरर के भी पीछे चली गई। क्या फर्दर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? क्या कभी भी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब तक मिरर प्लेन के आगे है ऑब्जेक्ट तभी तक उसका इमेज फॉर्मेशन है। एक बार वो इसके पीछे चला जाए तो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात ध्यान रखना है कि हमारा जो थीटा है वो मैक्स टू मैक्स 180 जाए, मतलब उससे कम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर, मतलब उससे कम ही रहे, ज़्यादा तो होगा ही नहीं, ज़्यादा एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये बना लिया। अब उसके बाद नंबर ऑफ इमेज काउंट करेंगे, लेकिन रुक जाइए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये होने वाली है कि मान लो ये दोनों मिरर थे, ये एंगल थीटा है, तुम्हारी इससे एक इमेज बनी है θ1 एंगल पे और इससे एक इमेज बनी है θ2 एंगल पे, ठीक है। तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? तुम्हें एक चीज दिख रही है, ध्यान से देखो तो इसके चलते जो इमेज बनी है और इसके चलते जो इमेज बनी है दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई हैं, तो क्या हम इन्हें दो इमेज काउंट करेंगे? नहीं, दे आर गोइंग टू बी काउंटेड एज सिंगल इमेज, तो हमें -1 करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए ऑलवेज याद रखिएगा, इफ थीटा मतलब मिरर्स के बीच का एंगल प्लस θ1 प्लस θ2, यदि इनकी वैल्यू, ये θ1 θ2 कौन है? ये है θ1 θ2, समझ गया ना। यदि इनकी वैल्यू 360 डिग्री इतना आ रही है, कितनी आ जा रही है? 360 डिग्री आ जा रही है, तो आपको अपने आप समझ जाना है कि ये तीनों कंप्लीट सर्किल फॉर्म कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि इसके चलते इमेज और इसके चलते इमेज दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा नंबर ऑफ इमेज जो भी आएगा, उस कंडीशन में याद रखिएगा नंबर ऑफ इमेज जो भी आएगा उसमें आपको n-1 कर देना, मतलब -1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन पे हमें दोनों इमेज सुपर इम्पोज होती हुई दिख रही हैं और उनको हम काउंट करेंगे सिंगल इमेज। अच्छा, यदि 360 नहीं होता तो इसका मतलब कुछ ऐसा डायग्राम है, इसके चलते लास्ट इमेज यहाँ बन रही है, इसके चलते लास्ट इमेज यहाँ बन रही है। अब ध्यान से देखो तो ये θ2 है और ये θ1 है और ये थीटा है। ध्यान से देखो तो ये तीनों को यदि मैं जोड़ूंगा, अभी θ1 थीटा और θ2 को जोड़ूं तो क्या 360 फॉर्म हो रहा है? नहीं, मतलब ये दोनों इमेज अलग अलग हैं, तब हम इन्हें अलग अलग काउंट करेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो गया तो हम उन्हें कैसा काउंट करेंगे? सिंगल इमेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, यही सबसे मेन पॉइंट है जो आपको समझना है पूरे में, ठीक है। कि यदि कभी भी ऐसा हो गया θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 आ गया, तो आपको नंबर ऑफ इमेज लिखनी है n-1, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, अब मैं अच्छे से समझाऊंगा एग्जांपल लेके, ठीक है। ये तो जनरल रे डायग्राम था, थोड़ा टफ लग रहा होगा, आई नो इट, ऐसा लग रहा होगा ये क्या पढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने रे डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कि कैसे एक इमेज एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर देती है दूसरे सामने वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस या सामने वाले मिरर के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ है यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं तो उससे थोड़ा और अच्छा क्लियर होगा। कुछ देर पहले हम लोगों ने लिया था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कितना लिया था? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मान लो ऐसे ले लिया 30, ये एंगल 10 ले लिया एग्जाम्पल के लिए और ये एंगल 20 ले लिया, ठीक है। चलो अभी अपन लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है अच्छे से। ये मिरर नंबर M2 नाम दे दिया, ये मिरर नंबर M1 नाम दे दिया, ठीक है। चलो बनाएं क्या? तो M1 M2 बनाओ। तो पहला इमेज 10 डिग्री बनाएगा M1, ये कितने बनाएगा? 20 पे। फिर 20 और 10 में क्या जुड़ेगा? 30, बीचों बीच का एंगल जुड़ता है ना, बार बार अल्फा प्लस बीटा जुड़ता है। तो 30 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 50 और 10 में 30 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 40, 40 में 30 जैसे ही जोड़ेंगे तो बन जाएगा 70, 50 में 30 जैसे जोड़ेंगे तो बन जाएगा 80, 80 में 30 जैसे ही जोड़ेंगे तो बन जाएगा 110 और 70 में 30 जैसे जोड़ेंगे तो बन जाएगा 100।
100 में 30 जैसे ही जोड़ेंगे तो बन जाएगा 130, 110 में 30 जैसे ही जोड़ेंगे तो बन जाएगा 140, 140 में जैसे ही 30 जोड़ेंगे बन जाएगा 170, 130 में 30 जैसे ही जोड़ेंगे बन जाएगा 160। लेकिन अब रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ 180 से कम है अभी। अब यदि थोड़ा सा भी आप 30 ऐड करेंगे तो ये 200 बन जाए, ये 200 बनेगा और 190 बनेगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया कि हमारी इमेज यहीं तक फॉर्म होने वाली है। चलिए तो नंबर ऑफ इमेज काउंट करते हैं कितना आया। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आप 10 में 30 जोड़ रहे हैं ना, तो वो इधर लिखेंगे। कई बार जल्दीबाजी में बच्चे 10 के नीचे ही 30 जोड़ के इधर लिख देंगे और 20 में 30 जोड़ के इधर लिख देंगे। भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि खुद की जो इमेज है वो खुद के मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करती है, सामने वाले मिरर के लिए काम करती है ना ऑब्जेक्ट की तरह। चलो तो काउंट करते हैं नंबर ऑफ इमेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लॉजिकली तो इमेज 12 आ रही है, लेकिन हमारा आंसर तो कुछ देर पहले हम जब लोग सॉल्व किए थे तो 11 आया था। याद करो, ये देखो तो कहाँ गया, ये देखो नंबर ऑफ इमेज 11 आया था। मतलब हम कुछ गलती कर दिए क्या? नहीं, अभी प्रोसेस इनकम्प्लीट है। अभी मुझे ये चेक करना बाकी है कि लास्ट की जो इमेजेस है वो कोइंसाइड की या नहीं की। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो चेक करें क्या। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कहलाता है, दैट इज 30 डिग्री, प्लस थीटा 1 कितना है 170, थीटा 2 कितना है 160, जोड़ोगे तो आ रहा है 360। मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये लास्ट की जो दोनों इमेजेस हैं ये कोइंसाइड कर रही हैं। इनको हम दो इमेजेस काउंट नहीं करेंगे, दोज टू इमेजेस आर गोइंग टू बी काउंटेड एज सिंगल इमेज। ये हमारी सिंगल इमेज की तरह काउंट होने वाली है। सो लॉजिकली आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5.10 और ये दो नहीं काउंट होंगी, ये सेम एक सिंगल इमेज काउंट होगी। सो करेक्ट आंसर इज 11। कितना आंसर आएगा? 11 इज द आंसर। 11 नंबर ऑफ इमेजेस आर गेटिंग फॉर्म्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये नंबर ऑफ इमेजेस 11 कैसे फॉर्म हुआ, अभी आपको अच्छे से आइडिया लगना चालू हो गया होगा कि कैसे थिंग्स बन रही हैं, कैसे हो रहा है। ठीक है ना। 10 में 30 जुड़ के 40, 20 में 30 जुड़ के 50, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट में इसका ध्यान रखना है कि हम वहीं तक जाएंगे जहाँ तक कि हमारी वैल्यू 180 से कम है, क्योंकि 180 से ज़्यादा जाना मतलब गलत हो जाना है, मिरर के पीछे चला जाना। तो ये आ गया 170 160। ऐसे तो काउंट करते तो 12 इमेज आती हैं, लेकिन हमने चेक किया जब कि थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जब सबको जोड़ा तो 360 आया, जो कि ये बात जस्टिफाई किया कि ब्रो वो लास्ट की जो दो इमेजेस है ना वो एक सिंगल इमेज है। तो जब उनको हम सिंगल इमेज काउंट करेंगे तो फिर उस कंडीशन में 11 आएंगी टोटल काउंटिंग। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 45। हम सब जानते हैं, इसको हम रे डायग्राम से भी सॉल्व किए थे, याद आ रहा हो तो। सेम थिंग वाज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एंड फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं अपने तरीके से, इस तरीके से कि आ रहा कि नहीं आ रहा। तो M1 M2 लिख लो। M1 के नीचे पहली इमेज 45 पे, दूसरी 45 पे। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 90। तो 45 प्लस 90 कितना बन जाएगा? ये 135। 45 प्लस 90 कितना बन जाएगा? ये 135। अब रुक जाओ, आगे फर्दर जाना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ब्रो यदि अब तुम इसमें 90 जोड़ोगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो टोटल इमेज कितनी दिखाई दे रही है हमको काउंट करने पे? ऐसा लग रहा है जैसे 4 है, 1 2 3 4। तो हम तो अभी भी 3 निकाले थे इमेज, याद आया क्या? ये देखिए नंबर ऑफ इमेज 3 आई थी आपकी, कहाँ गई बे? ये देखो नंबर ऑफ इमेज 3 आई थी। तो क्या लॉजिकली हम गलत हो गए हैं क्या? नहीं, हम गलत नहीं है, अभी हमारा प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना। जब हम प्रोसेस कंप्लीट करने जाएंगे तो पार्ट ऑफ प्रोसेस क्या है हमारा, ध्यान से देखो तो। पार्ट ऑफ प्रोसेस हमारा ये है कि हमको अभी ये चेक करना बाकी है कि थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलो निकालें क्या। थीटा की वैल्यू कितनी है दोनों के बीच की? 90। थीटा 1 कितना है? 135। थीटा 2 कितना है? 135। जब इनको आप जोड़िएगा तो आपका ये आ जा रहा है 360। मतलब मुझे पता चल रहा है कि लास्ट की जो दोनों इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, जो कि हुआ भी था रे डायग्राम में, याद आया क्या? सो माय डियर ये दोनों एक सिंगल इमेज की तरह काउंट होंगे। ये 1 इमेज है, ये 1 इमेज है और ये 1 इमेज है। तो टोटल कितनी इमेज दिखाई दे रही हैं? 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज योर आंसर। ऐसे हम लोग को चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, ऐसे हमारा नंबर ऑफ इमेज जनरेट होकर के आता है।
नाउ आई होप कि आपको आइडिया लगना चालू हो गया होगा कि नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। क्लियर हुआ क्या? नाउ थोड़ा एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं तो थोड़ा उससे वार्म अप हो जाएगा। अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। मान लो 3 ऐसे मिरर हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 ऐसे मिरर हैं, तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं और इनके सेंट्रॉइड में कहीं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। अभी तो हम लोग ने 2 का इंक्लिनेशन पढ़ा था, अब हमको 3 मिरर इंक्लाइन करके दे दिया एक साथ और हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप यहीं पे एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार अच्छे से पॉज द वीडियो, पहले खुद से सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या इसके आंसर्स एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। 4-5 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं। नंबर ऑफ इमेज 6, 10, 12, 15, 18, 20, ये ऑप्शंस आपके पास, इनमें से कोई एक आंसर सही है, ठीक है। मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से। जब मैं ध्यान से देखूंगा तो ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 है और ये भी 60 है। तो 2 मिरर के कॉम्बिनेशन की वजह से कितनी इमेज आएंगी? तो 360 बाई 60 दैट इज 6 माइनस 1। क्यों 6 माइनस 1 करेंगे? क्योंकि इवन नंबर आ रहा है। तो 5 आएंगी 2 के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो फिर लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की वजह से 5, इन दोनों की वजह से 5, इन दोनों की वजह से 5, तो 5 नहीं 15 इज द आंसर। लॉजिकली ऐसा लग रहा है, लेकिन 15 इज द रॉन्ग आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि चलो रे डायग्राम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ बनेगा, एक मान लो यहाँ बनेगा, एक मान लो यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ध्यान से देखो 5 इमेजेस बनी है क्या है सर्किल में? यस, 5 इमेजेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं प्रॉपरली। बहुत अच्छे, देखो ना 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। अब इन दोनों के चलते 5 इमेज बनाते हैं। चलो, तो एक इमेज ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहीं पे हो गया, एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे और एक इमेज यहाँ पे, लाइक दिस। अब देखते हैं क्या ये सर्किल में है? जब पांचों की पांचों, यस सर्किल में है। अच्छा, अब इन दोनों के चलते 5 इमेज बनाते हैं। चलो, तो एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, एक इमेज यहाँ, एक इमेज यहाँ और एक इमेज कहीं यहाँ, मतलब और ऊपर जाता है ये। तो चलो सबका सर्किल जोड़ देते हैं। 5 सर्किल में आ गए। अच्छा, अब नंबर ऑफ इमेज काउंट करो। चलो मेरे साथ काउंट करना स्टार्ट करो, ठीक है, अच्छे से काउंट करना। 1 2 3 4 5 6। भले यहाँ पे 2-2 इमेज कोइंसाइड कर रही है, लेकिन वो काउंट तो एक सिंगल इमेज की तरह होंगी ना। कितना हो गया? 6 7 8 9 10 11 12 इमेज इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल पे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 15 हो जाएगा, लेकिन ब्रो इशू इस बात का है कि जो 2 मिरर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से एक इमेज यहाँ आ रही है और इन 2 के कॉम्बिनेशन की वजह से जो यहाँ आ रही है, वो दोनों क्वाइंसाइड कर जा रही हैं। वो दोनों इमेज क्वाइंसाइड कर रही हैं और क्वाइंसाइड करने की वजह से हम उनको 2 अलग अलग इमेज काउंट ना करके एक सिंगल इमेज काउंट करेंगे। तो यदि एक सिंगल इमेज काउंट करेंगे तो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि फिर वहाँ पे आप 2 काउंट नहीं कर सकते, उसे 2 में से 1 हटाना पड़ेगा, तो 1 ही काउंट होगा। तो इसीलिए 12 इमेजेस हमारी फॉर्म होंगी और 12 इज द नंबर ऑफ इमेज। क्लियर हुआ क्या? तो दिस इज द थिंग जो हम लोगों ने देखी। एक क्वेश्चन और है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं पढ़े दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं उस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। क्वेश्चन कहाँ है भाई? क्वेश्चन बोला है, ध्यान सुनिएगा। A person is in a room whose ceiling and 2 adjacent walls are mirrors. How many images are formed? ध्यान सुन लीजिएगा। मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक रूम है, रूम में मान लो कि ये रूम है, फॉर एग्जांपल ऐसे क्यूब शेप का, चलो रूम बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, लाइक दिस इज द रूम। तो रूम के बारे में बता रखा है कि जो रूम का सीलिंग है, यहाँ भी मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और इस वाले सरफेस में भी मिरर लगा रखा है और पीछे वाले सरफेस में भी मिरर लगा रखा है। मतलब जैसे ये पर्टिकुलर रूम है ना, तो इस वाली साइड में मिरर लगा रखा है,
यहाँ मिरर लगा रखा है और ऊपर मिरर लगा रखा है, ठीक है ना। तीन डायमेंशंस में मिरर लगा हुआ है, ऊपर, इधर, इधर, तीनों फेस जो हैं वो मिरर लगाए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि उनके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब वो खुद ऐसे खड़ा है, तो उसको कितनी इमेजेस दिखाई देंगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखा जाएगा यहाँ पे रूम के सेंटर पे, तो उसकी कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी। दिस इज योर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8, ठीक है। तो एक बार सोचिएगा कि कैसे बनाएंगे इसको, कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार सोचेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर ऐसे ही बोले दे रहा हूँ, बहुत फास्ट समझाऊंगा, वीडियो को पॉज करके एक बार पहले सोच लो फिर भी, ठीक है। समझ लो, ये एक सीलिंग है, वहाँ एक ग्लास लगा हुआ है, इधर एक ग्लास लगा हुआ है, इधर एक ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे यदि एक ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। तो देखो ध्यान से, चलो समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ये वाली वॉल दिख रही है ना, ये वाली वॉल है मान लो। तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज वहाँ बन गया, फिर एक इमेज यहाँ बन गया, अच्छी बात है, बन गया। अब ध्यान से देखो, तो एक इमेज यहाँ बना, एक इमेज वहाँ बना, और इन दोनों की इमेजेस की वजह से एक वहाँ बन रहा होगा कॉर्नर पे कोइंसाइडिंग इमेज, मतलब इसी प्लेन में 3 इमेज बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला डायग्राम कहाँ गया, ये वाला डायग्राम, कि इस वाली दीवार के सामने इधर एक इमेज बन गया, इस वाली दीवार के सामने उधर इमेज बन गया, और इन दोनों की इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी, और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करेंगी जो कोइंसाइड कर जाएगी। तो इसी प्लेन में कितनी इमेज बन गई, 3 इमेज। कितनी इमेज बन गई हैं, 3 इमेज। कैसे, एक इसकी इमेज, एक इसकी इमेज, और ये इमेजेस एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे इन दोनों मिरर के लिए। तो एक इमेज डायगोनली वहां पे, डायगोनली यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के डायगोनली, ठीक है, 3 इमेज बन गई इस प्लेन में। अब ऊपर एक मिरर लगा हुआ है जो ये सब देख रहा है, ऊपर एक मिरर लगा हुआ है जो सब देख रहा है कि हो क्या कह रहा है। तो वो मिरर क्या कहेगा, तुम तो चारों लोग मेरे सामने ही हो ना, तो मैं चारों के चारों का इमेज बनाऊंगा, क्योंकि वो मिरर ऊपर लगा है और वो मिरर ये सारा कांड होता हुआ देख रहा है ऊपर से। तो उसको क्या लगेगा, तुम तो चारों मेरे सामने हो। चारों कौन, ऑब्जेक्ट भी, ये वाला इमेज भी, वो वाला इमेज भी, ये वाला इमेज भी, क्योंकि मिरर तो ऊपर लगा है। तो ये चारों की इमेज फॉर्म करेगा। उसका इमेज, वो इमेज जो बनी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम की तो उसका इमेज, जो इमेज वहाँ बनी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करी तो उसका इमेज, जो इमेज यहाँ बनी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम की तो इसका इमेज। और इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज तो यहाँ बनेगी ही बनेगी ऊपर, क्योंकि जस्ट ऊपर मिरर लगा हुआ है। तो ऊपर कितनी इमेज बन रही है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नीचे के प्लेन में कितनी बनी थी, 3, 1, 2, 3, ऊपर कितनी बनी, 4, टोटल कितनी हुई, 7 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं जानता हूं कि ये थोड़ा जल्दी हुआ है, बट फिर भी अपने ब्रेन सेल्स को अपनी भी तो चलाइए, थोड़ा बहुत खुद को भी तो टास्क दीजिए ना। इतना सारा वेरिएशन मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप भी थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाएंगे भाई लोग। इतने सारे वेरिएशन मैंने करा के दे दिए, थोड़ा बहुत आप भी दिमाग चलाइए। भाई मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, बार बार वीडियो को चला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। Got it? So number of images formed will be 7, ठीक है। So this was all about number of images. I hope कुछ तो समझ में आया होगा। और एक बार खुल के बोलूँगा, अपने जो जहाँ भी आप पढ़ रहे जिस कोचिंग में, वहाँ के कंटेंट को जरूर इनसे कंपेयर किया करिए। आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये कि ये वीडियोज़ दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करिए, उनको भी ये कंटेंट दिखाया करिए। लेट देम नो कि ऐसा टीचर है, ऐसा मतलब अकेला टीचर नहीं, इस तरह के बहुत सारे टीचर है, लाखों टीचर है, लेकिन ये टीचर अच्छा कंटेंट दे रहा है तो वी कैन फॉलो हिम। ऐसा जरूर करिए प्लीज, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और बच्चा पार्टी, यदि आप यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।